हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंबिकापुर बॉटनिस्ट में। और आज हम बॉटनी डीएससी पेपर के यूनिट 1 का 5th सेमेस्टर के लिए एक चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि मेम्ब्रेन में अलग अलग तरह के यूनिट मेम्ब्रेन और आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो पाया जाता है उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम है, जैसे एक्टिव, पैसिव पंप, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है उसमें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एक्चुअली में सेमी परमेबल होते हैं ज़्यादातर। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा उसमें हमें ये पता चलता है कि वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, जिसमें कि एम्फीपैथिक लिपिड और प्रोटीन्स की प्रेजेंस होती है, जिनकी वजह से कुछ चीज़ें परमेबल होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं। सेलेक्टिव परमेबिलिटी पाई जाती है, यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं वो फ्रीली पास आउट हो सकते हैं, जबकि लार्जर पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस को रोका जाता है। फिर इसमें प्रोटीन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह इंटीग्रल प्रोटीन्स के माध्यम से उनके थ्रू पूरे मेम्ब्रेन में होता है। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट को जब हम देखें शुरुआत में, तो ये डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर काम करता है। सिंपल डिफ्यूजन होती है इसमें, यानी कि स्मॉल और अनचार्ज्ड लिपोफिलिक सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट इसमें देखा जाता है। डायरेक्टली जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसमें से डायरेक्टली ये हाई टू लो कंसंट्रेशन ये ट्रैवल करते हैं। फिर जो ऑस्मोसिस आपको जो देखने को मिलेगा वह भी यह पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है या फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका हायर कंसंट्रेशन की ओर ट्रैवल करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। और फिल्टरेशन एक और इसमें विधि है, जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से यह मूवमेंट पानी या फिर जो भी सॉल्वेंट होता है उसमें क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक मेम्ब्रेन के पार्ट से दूसरे मेम्ब्रेन के पार्ट तक पूरा ये मॉलिक्यूल है वो ट्रैवल करता है। जो आपका प्रोटीन असिस्टेड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके लिए किसी भी तरीके की एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है टोटल, उसमें आपको किसी तरीके की एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक पोर्स के माध्यम से आयंस का एक्सचेंज करवाते हैं। कैरियर प्रोटीन्स इसमें हेल्पफुल होते हैं, जो कि किसी ट्रांसपोर्ट होने वाले मॉलिक्यूल को बांध करके अपने में स्वयं में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में हेल्पफुल होते हैं। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट का जो रेट है वो मैक्सिमम वेलोसिटी में होता है जब सारे प्रोटीन्स कैरियर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका जो रेट है वो स्लो हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं सोडियम और पोटेशियम आयन पंप को। तो सोडियम और पोटेशियम आयन का जो पंप है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। यह डायरेक्ट एनर्जी कंजप्शन पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता होती है, और यह कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो वहाँ से चीज़ें ट्रैवल करके कम कंसंट्रेशन की ओर जाएंगी, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद स्टोइकोमेट्री देखें इसकी, तो पोटेशियम आयन बाहर जाता है हमेशा, और 3 पोटेशियम आयन बाहर जाएगा मेम्ब्रेन से, तो 2 पोटेशियम आयन एंटर करेगा। तो इस तरीके से पूरा पंप जो है काम करता है, और इसी आधार पे और इसके लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, और इसी आधार पे जो भी आवागमन है
मॉलिक्यूल्स का वो सुचारू रूप से मेम्ब्रेन के बीच में चलता है। इनका इलेक्ट्रोजेनिक नेचर होता है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो सेलुलर वॉल्यूम और सेकेंडरी एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रेडियंट को मेंटेन करके चलते हैं रेस्टिंग पीरियड में। और यहाँ पर मेम्ब्रेन की डायनेमिक्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है पूरे इस ट्रांसपोर्ट में। इसमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म भी एक देखा जाता है, जिसमें सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का सिस्टम आता है। तो सिम्पोर्ट वाले जिसको कि को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट और जो ड्राइवर आयन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और जबकि जो एंटीपोर्ट वाला जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल हैं, ड्राइवर मॉलिक्यूल हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जबकि सॉल्यूट मान लीजिए कि राइट की ओर मूव कर रहे हैं, तो जो ड्राइविंग मॉलिक्यूल है वो लेफ़्ट की ओर मूव करेंगे उसके अपोजिट। और इसमें सिम्पोर्ट में आप एग्जांपल SGLT1 ट्रांसपोर्ट का देख सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है एपिथेलियल सेल से, जिसमें पोटेशियम इन्फ्लक्स की डाउन की आवश्यकता होती है, तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। फिर आप एंटीपोर्ट का एग्जांपल देखें तो सोडियम और कैल्शियम आयन एक्सचेंजर का जो एग्जांपल है उसको आप ले सकते हैं, जिसमें कि हृदय के जो मायोसाइट्स होते हैं उनमें पोटेशियम आयन एक जगह से दूसरे जगह कैसे मूवमेंट करते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो इसका एंटीपोर्ट का एक एग्जांपल है। फिर बल्क वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देखते हैं। जब ये तो आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, अब जब बल्क में कोई सब्सटेंस अगर पास आउट हो रहा है सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू, तो कैसे होगा, तो पहला एक सिस्टम देखने को मिलता है फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग भी कहते हैं। इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल जो है वो पैथोजन हो सकता है या सेलुलर डेब्रीज, यानी कि सेल की जो भी खराब चीज़ें होती हैं जिसको कि सेल को बाहर फेंकना है, तो वो फेगोसोम्स करके स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में, जिसके थ्रू ये खा लिया जाता है या फिर इनगल्फ कर निगल लिया जाता है, और फिर उसके थ्रू ये पैक करके या तो सेल के बाहर भेज दिया जाता है, या तो आवश्यक चीज़ें हैं तो सेल के अंदर ले आया जाता है। तो ये इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। फिर आता है पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, यानी कि सेल ने पी लिया। तो कैसे सेल ने पी लिया इसको, तो इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर में आपको मिलते हैं या स्मॉल सॉल्यूट्स, उनका अगर सेल के अंदर लेना हो तो उसके लिए विशेष तरह के वेसिकल्स डेवलप करता है सेल साइटोप्लाज्म में, और वो इन सब्सटेंसेस को अपने लिक्विड सब्सटेंसेस को अपने भीतर में क्या करता है, खींच करके वेसिकल्स में बांध करके अंदर ले आता है। तो ये सेल ड्रिंकिंग या पिनोसाइटोसिस की घटना हो गई। फिर इसी तरीके से लाइसोसोमल फ्यूजन एक होता है। तो लाइसोसोमल फ्यूजन में लाइसोसोम्स का इस्तेमाल किया जाता है सेल में पाए जाने वाले, और ये लाइसोसोम क्या होते हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं, और जो कि बाहर में अगर ऐसा कुछ है जो कि सेल के लिए क्या है, हार्मफुल है, और वो सेल को लगातार क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये क्या करेंगे, उसको इस लाइसोसोम के नज़दीक ला करके फिर इसको बर्स्ट कर देंगे, ताकि वो जो भी चीज़ें हैं वो सेल के साथ साथ उनका भी नाश हो जाए। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस अगर हम देखें तो ये हाई स्पेसिफिसिटी वाले होते हैं, यानी कि एक स्पेशल जगह पर और स्पेशल टाइप के ऑब्जेक्ट पर ही ये काम करेंगे, यानी कि रिसेप्टर और बोल सकते हैं कि जो कार्य करने के लिए जो वर्कर होगा वो एकदम निर्धारित होगा, हर एक जगह पर ये कार्य नहीं करते हैं। क्लैथरिन कोट पिट्स, यानी कि क्लैथरिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि इस प्रकार के गड्ढों पर, पिट्स पर कोटेड होता है, जो जिन पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि ये एंडोसाइटोसिस यहाँ पे होना है। फिर डायनामिक पिंचेस इनमें पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं
जिनमें कि GTPase एंजाइम पाए जाते हैं। और ये GTPase एंजाइम क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विशेष तरह के वेसिकल्स के थ्रू यहाँ पर पिंचिंग की जो विधि होती है उसके थ्रू एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रोटीन्स का आवागमन हो सकता है, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफरिन, आयरन और कुछ हार्मोन्स का आवागमन सेल के थ्रू इस प्रोसेस एंडोसाइटोसिस के थ्रू हो सकता है। फिर एक्सोसाइटोसिस आता है। एक्सोसाइटोसिस में हम देखते हैं, ये पूरा एक इसके डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से एक्सोसाइटोसिस की घटना चल रही है। इसमें कॉन्सिक्यूटिव सेक्रीशन की घटना देखी जाती है। कॉन्सिक्यूटिव सेक्रीशन में क्या होता है कि जो कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स वगैरह हैं, तो उनके कंपोनेंट्स के हेल्प से कंटिन्यूअसली चीज़ें डिस्चार्ज होते रहते हैं, निकलते रहती हैं। तो ये कंटिन्यूअस सेक्रीशन कह सकते हैं आप इसको, और इसके थ्रू ये पूरा एक्सोसाइटोसिस चलता है। फिर एक होता है रेगुलेटेड सेक्रीशन, यानी कि सेक्रीशन तो होना है लेकिन उसको वेसिकल्स यानी कि छोटे छोटे वेसिकल्स के अंदर उसको क्या किया जाता है, बांध करके एक बंडलिंग कर दी जाती है। जैसे इंसुलिन, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह होता है तो उनको बांध दिया जाता है और बांध करके फिर मेम्ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है, और फिर सिग्नलिंग या फिर कैल्शियम इन्फ्लक्स के द्वारा सेल से बाहर भेज दिया जाता है। फिर एक आता है स्नेयर कॉम्प्लेक्स फ्यूजन। तो वी स्नेयर्स पाए जाते हैं वेसिकल के इंटरलॉक्स में। तो ये टी स्नेयर्स जो टारगेट मेम्ब्रेन होती है, जहाँ तक कि हमको चीज़ें पहुँचानी है, तो ये वी स्नेयर उनको टी स्नेयर तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है, वहाँ पर ये इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स फ्यूजन काम करता है। फिर ये आ जाते हैं हम इसकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पूरी समरी पे। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है उसमें उसका डायरेक्शन हमेशा हाई टू लो जाता है, यानी डाउन ग्रेडियंट होगा। कंसंट्रेशन हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा, और एनर्जी इसमें नहीं लगती है, प्रोटीन की आवश्यकता भी नहीं होती है। और इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। एनर्जी की आवश्यकता यहाँ भी नहीं है ATP की। फिर प्रोटीन चैनल कैरियर यहाँ पे समटाइम्स आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसका जो किसका ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो है ग्लूकोज और वाटर एक्वापोरेंस के रूप में। फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी कि जैसे हम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहे थे, यहाँ पर लोअर टू हायर चलते हैं। ठीक है, फिर एनर्जी का इसमें आवश्यकता होती है, तो हाँ होती है, पर डायरेक्ट एनर्जी की आवश्यकता होती है यहाँ पर, यानी कि भरपूर ATP की आवश्यकता है आपको। और इसी वजह से यहाँ पर ATPase नाम के एंजाइम के पंप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो कि प्रोटीन के रूप में आपको इसमें सहायक होता है। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो उसका ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हम देखने को देख सकते हैं। और फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वो भी अगेंस्ट ग्रेडियंट है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चलेगा, और एनर्जी की आवश्यकता होती है पर इनडायरेक्टली। यहाँ पर को ट्रांसपोर्टर करके जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, और सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर वगैरह जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में ये हेल्पफुल होता है। फिर एंडो और एक्सोसाइटोसिस, ये पूरा बल्क में ट्रांसपोर्ट होना है, और सेल के अंदर और सेल के बाहर इनका डायरेक्शन होता है। इनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी भी कैसी चाहिए, वेसिकुलर एनर्जी चाहिए, यानी कि वेसिकल्स में एनर्जी चाहिए इनको। देन इनमें प्रोटीन्स कौन कौन से काम में आएंगे, तो क्लैथरिन और स्नेर ऐसे करके प्रोटीन्स होते हैं, तो इनका ज़रूरत पड़ता है इसमें। और इनसे क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो LDL अपटेक में ये काम आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर में काम आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक था वो कंक्लूड होता है। और आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो में कहीं भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप फ्री हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम फिर से आएंगे अपने नए
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके साथियों को इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।